हमेशा की तरह स्वागत है आप सबों का शर्मा आर्ट्स क्लासेस के इस ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर हम पुनः आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज का क्लास। अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और आप लोगों का 12th का ये ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इकाई 3 अध्याय 5 है, पेज नंबर 32। आप लोग जब भी पढ़ें, क्लास जब भी ऑनलाइन करें तो कॉपी कलम मोबाइल जो भी पढ़ाई के लिए ज़रूरियात सामग्री होते हैं वो सभी लेकर बैठें ताकि आपकी पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से और बहुत अच्छा ढंग से हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 का। ये जो पाठ 5 है इसका प्राथमिक क्रिया के बारे में पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, पिछले वीडियोज़ में, कि प्राथमिक क्रिया के तहत 2 चीज़ें होती है, एक पशुपालन और दूसरा कृषि। तो पशुपालन का क्या इतिहास है, क्या महत्व है उसका, कैसे कैसे उसका विकास हुआ आदिकाल से अब तक, ये सब हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अभी हम लोगों को यहाँ जो पढ़ना है वो कृषि को पढ़ना है, कृषि के बारे में तमाम चीज़ें पढ़नी है और इसे कंप्लीट करने के बाद तब हमारा प्राथमिक क्रिया में कुछ और चीज़ रह जाएगा, उससे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए, कृषि किसे कहते हैं। जैसा कि छात्रों आप लोग जानते हैं कि कृषि किसे कहते हैं का अर्थ क्या है। तो कृषि एक ऐसी प्राथमिक क्रिया है, यहाँ चैप्टर है प्राथमिक क्रिया। तो कृषि एक ऐसी प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से कार्य, समझिए। कृषि एक ऐसी प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत खेतों को जोता जाता है, बीज बोया जाता है, फसलों को उगाया जाता है, अनाज निकाला जाता है और तमाम तरह की जो है कि ये कार्यों के उपरांत जो अनाज उत्पादन होता है उस अनाज को फिर सुखाना, रखना, इन सभी सम्मिलित, इसी बीच सिंचाई करना, निराई करना, मतलब बहुत सारे कार्यों को सम्मिलित रूप से कृषि का रूप दिया गया। मतलब कृषि एक ऐसी प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत जमीन को जोतने से लेकर के फसल निकालने तक की सामूहिक क्रिया को ही हम कृषि कहते हैं। ठीक है, कृषि का मतलब ही होता है कि फसलों का उगाना, फसलों का उत्पादन करना। अब देखिए, ये कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आर्थिक क्रिया पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तो इसमें 3 क्रियाएं आती है। पहला जो है प्राथमिक क्रिया होता है, ठीक है, प्राथमिक क्रिया होता है। दूसरा जो होता है द्वितीयक क्रिया होता है। तीसरा होता है तृतीयक क्रिया। ठीक है, तो समझिए यहाँ ध्यान से, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है, कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है। मत्स्य का मतलब होता है मछली पालना, मत्स्य पालन होता है। उसके बाद में खनन का मतलब होता है मतलब ज़मीन के नीचे से कुछ गड़े हुए खनिजों को निकालना खनन कहलाता है। यह भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत होता है। द्वितीय क्रिया में उद्योग आता है, विनिर्माण आता है, वस्तुओं का निर्माण करना, वस्तुओं को बनाना, कंपनी में, फैक्ट्री में उद्योग धंधे लगाना, ये सब द्वितीय क्रिया है। ठीक है, तीसरा तृतीय क्रिया है सेवा क्षेत्र, इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी सेवाएं, बैंक, बीमा, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, शैक्षिक, ये सब सेवाएं देने के बदले आय प्राप्त होते हैं। तो ऐसे रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों को हम तृतीय क्षेत्र के लोग मानते हैं, मतलब सेवा क्षेत्र के मानते हैं। तो हमें इसके बारे में भी पढ़ना है, आगे की क्लास में इसके बारे में भी पढ़ना है। अभी हम लोग प्राथमिक क्रिया चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, 5वां चैप्टर, जिसमें कृषि पढ़ना है। पशुपालन हम लोग पढ़ चुके हैं, कृषि पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में खनन भी पढ़ेंगे। तो आइए, कृषि क्या है समझ में आ गया, कृषि की परिभाषा। अब देखिए, कृषि विभिन्न प्रकार के होते हैं। कृषि को मौसम के अनुकूल, मौसम के अलग अलग मौसम के हिसाब से बोया जाता है। ठीक है, कभी देखिएगा गर्मी के समय में कोई और फसल मिलेगा, कभी ठंडी के समय में कुछ और। जैसे जब बारिश का समय आता है तो हम लोग धान की खेती करते हैं। ठीक है, तो ये खरीफ फसल है। वही रबी का जब मौसम ठंडी का आता है तो रबी के फसल उग जाते हैं, जिसमें सरसों वगैरह, गेहूँ, ये सब फसलें उगाए जाते हैं। आज जब गर्मी का दिन आता है तो जायद, जिसको गर्मा फसल कहते हैं, जैसे फल, सब्जियां और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उगाते हैं हम अपने खेतों में। तो ये फसलों के प्रकार हुए, अलग मौसम के हिसाब से ये फसलों के जो प्रकार हैं, ये प्रकार किस पर निर्भर करता है,
तो इसके लिए बहुत सारे निर्भर करने वाले कारण हैं। एक तो सबसे पहला मौसम जैसा रहेगा वैसा ही फसल होगा। गर्मी के दिन में अगर हम गेहूँ रोप दें तो वो नहीं उगेगा। अगर ठंडी के दिनों में अगर मान लेते हैं ठंडी का दिन है, उसमें बारिश प्रॉपर ढंग से नहीं होता है, अपने खेतों में धान का फसल लगा दे तो फसल अच्छा नहीं होगा। इसलिए मौसम के अनुकूल खेतों में जो है फसल रोपे जाते हैं। तो प्रकार में पहला आधार क्या है? मौसम। दूसरा आधार है मिट्टी का मतलब अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है। जैसे बलुई मिट्टी में अगर आप तरबूजा रोप देंगे या तो बहुत अच्छा होगा बलुई मिट्टी में, ठीक है। अगर चिकटी मिट्टी, रेगूर, काली मिट्टी है तो उससे जल धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, इसलिए वहाँ धान की फसल अच्छी होती है। कपास की खेती अच्छी काली मिट्टी में होती है। दोमट मिट्टी में गेहूँ का फसल अच्छा होता है। तो अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार के फसलों का उपयोग किया जाता है। ये मिट्टी के अनुसार निर्भर करता है, मौसम के अनुसार, और लोगों को मांग के आधार पर आवश्यकता के हिसाब से भी फसलों का उत्पादन वगैरह किया जाता है। तो आपने देखा फसलों का प्रकार समझा, कृषि देखा, इस कृषि के प्रकार। अब आइए हम लोग महत्व को देखते हैं। महत्व का मतलब होता है कि कृषि जो है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रीढ़ का मतलब जिस तरह शरीर में ये जो बैकबोन है, ये रीढ़ है, यही रीढ़ है कि हम आप खड़े हैं, तान करे से खड़े। अगर ये रीढ़ हट जाए तो आदमी क्या हो जाएगा? चौपेता आ जाएगा, मतलब एकदम पैक हो जाएगा। देखते हैं कोई बूढ़ा व्यक्ति है, लंबा है, उसका रीढ़ की कमर लचक गया तो लभ जाता है, डांड ऐसे चढ़ता है बूढ़ा बाबा कि नहीं। तो रीढ़ का मतलब शरीर में, मतलब इस शरीर को सीधा रखने के लिए, स्टेबल और मजबूत रखने के लिए रीढ़ भी सब महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी तरह इस पूरे अर्थव्यवस्था को सीधा खड़ा रखने के लिए, है ना, आर्थिक क्रियाओं में विभिन्न तरह के लोगों को समाहित करके इस अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है वह प्राथमिक क्रिया है। अब कहिएगा प्राथमिक क्रिया को हटा दिया जाए द्वितीयक का तृतीयक से क्या अर्थव्यवस्था नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन मात्र चलेगा, दौड़ेगा नहीं, न प्रगति करेगा न विकास करेगा। हम तो कहते हैं कि एकदम रुक ही जाएगा। कैसे? क्योंकि प्राथमिक क्रिया कृषि जो है, इसी कृषि के हिसाब से ये उद्योग चलता है। बहुत सारे कृषि कार्य में, जैसे कि गन्ना की खेती, अगर गन्ना की खेती नहीं की जाए किसानों के द्वारा तो क्या उद्योगों में चीनी बनेंगे? नहीं बनेंगे। कपास की खेती जब नहीं हो, किसान करेंगे, कृषि कार्य नहीं करेंगे तो क्या सूती कपड़े का उपयोग उद्योगों में बन पाएगा? सूती कपड़ा नहीं बन पाएगा। मतलब ये उद्योग भी क्या है? इस प्राथमिक क्रिया कृषि पर आश्रित है। अब भला कृषि जब नहीं होगा तो उद्योग तो मतलब लंगड़ा हो गया ना, लंगड़ा हो गया, मतलब उद्योग सही से चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, उसके अलावा जब उद्योग नहीं चलेगा तो क्या सेवा क्षेत्र चलेगा? नहीं। यानी ये प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक स्तंभ है, प्राथमिक मतलब मजबूत चीज़ है, इसीलिए इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। किसानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनको अच्छा फसल उपजाए, देश के आर्थिक विकास में सहायक हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक आपको चैप्टर में नहीं है, लेकिन कृषि का महत्व क्या है थोड़ा सा हम कम शब्दों में बता दिए हैं। अब आगे देखिए कृषि, निर्वाह कृषि। देखिए कृषि का प्रकार, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि, बहुफसली कृषि, बहुत सारे प्रकार हैं। सब एक एक करके हम सब आगे जानने वाले हैं। यहाँ जो टॉपिक है निर्वाह कृषि, इसका मतलब होता है कि वैसी कृषि जिसका उपयोग बस जीवन को निर्वाह करने के लिए ही किया जाए, उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। अब देखिए निर्वाह कृषि का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति, एक किसान है, इसके पास 10 कट्ठा ज़मीन है, 10 कट्ठा ज़मीन है, और इस 10 कट्ठा ज़मीन से व्यक्ति ए कितना पैसा कमा सकता है? चाहे तो बहुत ज़्यादा और न चाहे तो थोड़ा भी नहीं। तो ये व्यक्ति इस 10 कट्ठा ज़मीन का उपयोग वो कई रूपों में कर सकता है। अब मान लेते हैं वो व्यक्ति सोच रहा है कि चलो भाई 10 कट्ठा हमारे पास ज़मीन है तो उस ज़मीन से हम उतना ही अनाज उगाए जितना हमको आवश्यकता है, उस ज़मीन से हम उतना ही फसलों का पैदावार करें जितना हमारी आवश्यकता है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से वह अनाज उगा लिया, ज़रूरत के हिसाब से अपनी आवश्यकता पूर्ति कर लिया, बस अपना निर्वाह करने के लायक कृषि से पूरा हो गया, हमको अलग से अतिरिक्त नहीं लेना पड़े, बस आजीविका निर्वाह करने के लिए कृषि वह कर रहा है। तो ऐसे कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें क्या होता है, निर्वाह कृषि में बहुत अधिक क्षेत्र में बहुत थोड़ा उत्पादन होता है,
लेकिन जब इसी व्यक्ति ए के द्वारा जब इसी 10 कट्ठा ज़मीन को वाणिज्यिक कृषि करे, व्यापारिक कृषि करे, गहन खेती करे, कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन करने के लिए संसाधनों का संचय करके अच्छा खेती करे, तो क्या होगा, उसका जीवन निर्वाह भी अच्छा से होगा और व्यापारिक मुनाफा भी बहुत अच्छा कमा सकता है। तो वैसे कृषि को हम गहन कृषि कहते हैं। ठीक है, तो निर्वाह कृषि का मतलब समझ लीजिए कि उपलब्ध भूमि में ही अपनी आवश्यकता लायक ही उत्पादन कर लेना निर्वाह कृषि है। और शुरू में जब खेती का विकास हुआ तो उस समय गहन खेती नहीं होता था, बहुफसली कृषि नहीं होती थी, उस समय निर्वाह कृषि ही होती थी। इसी को हम विस्तृत कृषि भी कह सकते हैं। विस्तृत का मतलब बहुत अधिक क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को विस्तृत कहते हैं। तो निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि आपको समझ में आ गया। अब आइए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि। देखिए, निर्वाह कृषि भी दो तरह का है, एक है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। तो आदिकालीन का मतलब, आदि का मतलब शुरू में, कालीन का मतलब समय, यानी बहुत शुरू के समय में जब कृषि कार्य शुरू हुआ उस समय जो कृषि होती थी निर्वाह कृषि होती थी। और निर्वाह कृषि में क्या होते थे, बस साधारण फसल होते थे, कुछ अनाज उगते थे, कुछ फसलों को उगाया जाता था और उसी से जो है कि किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। साथ ही साथ खेती उस समय की जो थी वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो कृषि थी, आदिकालीन कृषि, मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि लिखने चाहे नीचे लिख सकते हैं। आदिकालीन खेती में परंपरागत तरीक़ों से खेती की जाती थी। परंपरागत का मतलब होता है परंपरा के जरिए खेती करना। परंपरा का मतलब जैसे जुताई के लिए नए मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना, उच्च कोटि के खाद बीजों का इस्तेमाल नहीं करना, बस परंपरा से जो चली आ रही है, जैसे हसुआ हो गया, खुरपी, कुदाल, फावड़ा, हल बैल से खेती करना ही परंपरागत खेती हो गया। उसको व्यावसायिक और वाणिज्यिक ढंग से उत्कृष्ट और समुन्नत खाद बीजों का इस्तेमाल किए बगैर खेती करना परंपरागत खेती हुई। ये तो पहला हुआ। दूसरा चीज़ इसमें ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति, सुनते होइएगा कि पहले के ज़माने में जो लोग खेती करते थे उस समय जमीन के जंगल के एक भाग को मतलब काट देते थे, उसके पेड़ पौधे, और वहाँ पर आग लगा देता था। आग लगने के बाद जो है वह राख उसमें उर्वरक शक्ति देने का काम करता था। वहाँ खेती उती किया, उसके बाद में इस जगह को छोड़ दिया, किसी दूसरे जगह चला गया, फिर दूसरे जगह भी यही प्रक्रिया अपनाई गई, वहाँ के भी पेड़ पौधों को काट दिया गया, वहाँ आग लगा दिया गया, वहाँ के राखों, वहाँ के फसलों में भी खाद का काम किया। उसके बाद में उस जगह को छोड़कर फिर तीसरे जगह चले गए, चौथे जगह चले गए। तो इस तरह की खेती को झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, झूमिंग कृषि कहते हैं। तो ये झूमिंग कृषि भी क्या है, परंपरागत ही कृषि है, निर्वाह कृषि का ही एक उदाहरण है। ये अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ जो झूमिंग कृषि होती है यही किसी और देश में, जैसे भारत में इसे उत्तर पूर्वी, झूमिंग कृषि जो है, झूम की कृषि कहिए या झूमिंग कृषि कहिए, ये भारत के उत्तर पूर्वी भागों में आज भी होता है। उत्तर पूर्वी भाग का मतलब हो गया, जो भारत का नक्शा जब देखिएगा तो उत्तर और पूरब के तरफ, ऊपर की तरफ जो 7 राज्य है जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, सिक्किम को अगर मिला दिया जाए तो 8 राज्य उधर हो जाता है। तो जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो राज्य हैं, तो वहाँ घने मतलब जंगल वगैरह है, वहाँ पर उत्तर पूर्वी पार्ट वह कहलाता है। वहाँ जो खेती होती है इसी तरह की झूमिंग कृषि होती है। तो ये परंपरागत कृषि है, निर्वाह कृषि है, विस्तृत कृषि कहते हैं। इसमें अधिक क्षेत्र में बहुत थोड़ा उत्पादन होता है, ध्यान रखना है। तो ये भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। वही मध्य अमेरिका में और मैक्सिको में, अमेरिका और मैक्सिको में जो है, लिख देते हैं हम, अमेरिका और मैक्सिको, ये मैक्सिको ये देश का नाम है। तो यहाँ जो है कि जो यही जो परंपरागत निर्वाह कृषि होते हैं इसको मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मिल्पा। क्वेश्चन आ सकता है मिल्पा क्या है, तो अमेरिका और मैक्सिको में निर्वाह कृषि को ही मिल्पा कहते हैं। जो हमारे यहाँ झूमिंग कृषि होती है वहाँ पर मिल्पा कहलाती है। वहीं इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। इंडोनेशिया एक देश है, इंडोनेशिया, ठीक है।
तो इंडोनेशिया में इसी कृषि को झूमिंग कृषि जो भारत में कहलाता है, अमेरिका मैक्सिको में मिल्पा कहलाता है, वही वहाँ लादांग कहलाता है। लादांग, देखिए नाम थोड़ा सा अटपटा है, याद रखना है। लादांग क्या है, तो इंडोनेशिया में झूमिंग कृषि की प्रणाली को वहाँ की भाषा में हम लादांग के नाम से जानते हैं। लादांग, मिल्पा, झूमिंग, ये कृषि का ही प्रकार है, ठीक है। तो ये आपने देखा आदिकालीन निर्वाह कृषि ऐसे ही होता था, जिसका थोड़ा बहुत स्वरूप आज भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। अब आइए हम लोग गहन निर्वाह कृषि के बारे में जानते हैं। गहन निर्वाह का मतलब बस ये जो खेती है इसको गहन तरीके से, इसको मिटा देते हैं। आप लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे देखिए, गहन निर्वाह कृषि में होता ये है कि जब उपलब्ध भूमि में ही अगर किसी, अभी जैसे बताए हैं, ए व्यक्ति था, इसके पास 10 कट्ठा ज़मीन था और 10 कट्ठा ज़मीन का उपयोग बस अपने भरण पोषण के लिए ही कर रहा है, तो विस्तृत निर्वाह कृषि हो गया। लेकिन जब यही बस उससे थोड़ा उत्पादन हो रहा है, अपनी आवश्यकता पूरी कर पा रहा है, वो बाजार में उसे बेच नहीं रहा है, व्यापार व्यवसाय नहीं कमा, तो वो निर्वाह कृषि है। लेकिन जब व्यक्ति इसी 10 कट्ठा ज़मीन को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यापार व्यवसाय करे, उसमें उच्च कोटि का खाद बीज का इस्तेमाल करे, अच्छा से फसल उत्पादन करे, कृषि में यंत्रीकरण करे, उन्नत और समुन्नत खाद मतलब बीजों का इस्तेमाल करे, इससे क्या होगा, कृषि की एक नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, बहुफसली मिश्रित कृषि का उपयोग किया जाएगा। तो इसी 10 कट्ठा से उत्पादन, पहले जो उत्पादन होता था ना, उससे कई गुना ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार की कृषि को हम गहन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गहन कृषि, ठीक है। तो इस प्रकार के गहन कृषि हो गया। अब ये गहन कृषि 2 तरह का होता है। देखिए, कृषि में जो भी फसल होता है, उस फसल में चावल मुख्य फसल है, चावल, गेहूं, दाल, बहुत सारी मुख्य फसल है, लेकिन सबसे मुख्य फसल जो है पहला, वह चावल है, क्योंकि हमारे भोजन का सबसे बड़ा अवयव चावल है। हालांकि ये ज़्यादातर राज्यों में ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे राज्यों में गेहूँ मुख्य फसल है, वहाँ चावल को गौण माना जाता है, रोटी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो अलग अलग स्थिति राज्यों में अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन हम यहाँ चावल के हिसाब से देखते हैं। तो गहन कृषि 2 तरह की होती है, एक चावल प्रधान और एक चावल रहित। तो देखिए, चावल प्रधान में क्या होती है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, पूरे विश्व का जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में चीन है, उसके बाद में दूसरा भारत है, और भी बहुत सारे देश दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए जो अनाज सबसे ज़्यादा प्रमुखता चाहिए, वह चावल है, ठीक है। तो इस चावल को खेतों में उगाया जाता है, ज़्यादातर मतलब अच्छा ढंग से खेती गृहस्थी की जाती है, बढ़िया अच्छे खाद बीजों का इस्तेमाल किया जाता है ना, और इस तरह का खेती की जाती है। तो उसको चावल गहन निर्वाह, अब निर्वाह कृषि इसमें आ गया। इसका मतलब उसमें वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत अधिक उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है, बस निर्वाह के लिए ही थोड़ा सा बढ़िया से किया जाए, उसे चावल प्रधान कृषि कहा जाता है। ये जो ज़्यादातर हमारे यहाँ क्षेत्रों में देखेंगे, यही कृषि होती है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अब देखिए, चावल रहित का मतलब होता है ऐसा कृषि जिसमें चावल का ज़्यादा प्रयोग या धान की फसलों की बुआई कम से कम हो। इसमें जैसे मान लेते हैं गेहूं है, सोयाबीन, जौ, सोरपम है ना, और कुछ फसल है, दलहन, तिलहन, इन सभी फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे को हम चावल रहित फसल कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि चावल जो है, चावल की खेती भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है जी? तो पश्चिम बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में और भी कई राज्य हैं जहाँ चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा गेहूं की खेती सबसे, तो ये चावल रहित में देख लीजिए, गेहूं की खेती सबसे अच्छा जैसे कि है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है ना, इन सभी राज्यों में गेहूं की खेती अच्छी होती है। तो हर राज्य की अपनी विशेषता है, कहीं गन्ना की फसल अच्छी है, अब गुजरात महाराष्ट्र देख लीजिए, वहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की खेती, कहीं जूट का खेती बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो भारत में जो सिंधु गंगा का जो मैदान है, वहाँ पर गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। कुछ ऐसे शुष्क इलाके हैं भारत के जहाँ ज्वार बाजरा की खेती अच्छी होती है। तो ये आपने देखा गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान और चावल रहित। अब आइए, रोपण कृषि किसे कहते हैं? रोपण कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि
जो बहुत अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया था उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं कि कोई ऐसा फसल जो एक जगह रोप दिया फिर उखाड़ के किसी और जगह रोप दिए उसको रोपण कहेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रोपण कृषि का मतलब ऐसी कृषि जो व्यावसायिक दृष्टि से, वाणिज्यिक दृष्टि से या बहुत अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किया गया खेती ही रोपण कृषि कहलाती है। अब देखिए ये इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, तो गन्ना आता है, चाय आता है, कॉफ़ी आता है, ठीक है, और उसके अलावा गन्ना, चाय, कॉफ़ी, उसके बाद में अनानास आता है, अनानास, ठीक है, अनानास, और भी कुछ फसलें होती है जो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये रोपण कृषि की शुरुआत कैसे हुई, तो रोपण कृषि की शुरुआत जो है, ये रोपण कृषि की शुरुआत सबसे पहले यूरोपीय लोगों ने शुरू किया था। यहाँ लिख देते हैं, सवाल आ सकता है रोपण कृषि की शुरुआत किसने की, तो यूरोपीय लोगों ने किया था। कैसे किया था, तो जब आप लोग जानते होइएगा, कभी कभी सुनते होइएगा कि अंग्रेज़ तो यहाँ से चला गया लेकिन उसने चाय पीने की परंपरा लत हमें लगा कर चला गया और आज हम लोग चाय पीते हैं। मतलब आप राहे बगाहे सुन लिए ज़रूर होइएगा, कभी न कभी इस बात से आपका पाला पड़ा होगा कि अंग्रेज़ों ने चाय की खेती भारत में सर्वप्रथम की थी। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मतलब इंग्लैंड के अंग्रेज ही जो थे सबसे पहले भारत में चाय का फसल रोपना शुरू किया, उसका विकास किया और आज भले अंग्रेज नहीं है यहाँ, लेकिन आज भी हम चाय का उत्पादन करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। बहुत अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया यह फसल है। तो चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, उसी तरह गन्ना का उपयोग कोई किसान क्या अपने खाने के लिए ही गन्ना का उपयोग उत्पादन करता है, नहीं, गन्ना का उत्पादन इसलिए किया जाता है ताकि उससे जो है मार्केट में बेचकर चीनी मिलों के पास बेच करके अधिक से अधिक पैसा हम कमा सके। तो ये सभी फसल अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, इसी को हम रोपण कृषि कहते हैं। उसके अलावा कोको है, कोको, रबड़ का फसल है, कपास भी है। कपास का भी उपयोग अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे कि सूती वस्त्र, कपड़ा वगैरह बनाना है तो कपास की खेती की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। केला का पौधा हो गया। तो ये सारे जो फसल है रोपण कृषि है, ठीक है। रोपण कृषि के लिए बहुत किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो बड़े भूभाग की ज़रूरी होती है। बड़े भूभाग की ज़रूरत पड़ती है, तकनीक का ज़रूरत पड़ता है, तकनीक का अच्छी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। पूंजी का मतलब बहुत अच्छा कैपिटल चाहिए अच्छे खाद बीज खरीदने के लिए और भी बहुत सारे संसाधन जुटाने के लिए। अब खुदारी से तामिएगा खेत तो थोड़ा ठीक होगा, तामते रह जाइएगा बड़ा एक विस्तृत खेती, तो उसको करने के लिए आपको ट्रैक्टर का इस्तेमाल, कटाई के लिए मशीन, कटाई मशीन का, हंसुआ से थोड़े गाना काट के कितना भरिएगा, तो इसके लिए मशीन चाहिए। तो यंत्रीकरण मतलब पूंजी चाहिए, यंत्र चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के उपयोग से जब कृषि की जाती है तो ऐसे कृषि को हम रोपण कृषि कहते हैं और इसका उपयोग बहुत अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब जैसे ब्रिटेन वाला जब फ्रांस जब भारत आया तो उसने जो है कोको की खेती अपने यहाँ किया। अब किस देश ने किस तरह की खेती की, तो कोको किसने शुरू किया था जी, फ्रांस ने। उसके बाद में जब चाय की खेती किसने भारत में शुरू की थी, तो ब्रिटेन ने। ब्रिटेन जिस समय हमारा देश गुलाम था तो ब्रिटेन ही श्रीलंका पर भी शासन किया था, तो श्रीलंका में भी चाय की खेती का श्रेय किसे जाता है, ब्रिटेन को जाता है। यही ब्रिटेन वासी जो है कि रबड़ की खेती भी शुरू किए थे। रबड़ की खेती जो है मलेशिया में शुरू किया गया था। मलेशिया में किसके द्वारा जी, तो ब्रिटेन के द्वारा। यहाँ कोष्ट में हम लिख दे रहे हैं, ब्रिटेन के ही द्वारा मलेशिया में रबड़ की खेती की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। कोको की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में, माने पश्चिम अफ्रीका में
अफ्रीका लिख देते हैं। पश्चिम अफ्रीका में सबसे पहले फ्रांस ने शुरू किया था। चाय का मतलब विकास भारत में, श्रीलंका में सबसे पहले किसने किया? ब्रिटेन ने किया था। उसके बाद में स्पेन और अमेरिका वासियों ने, फिलीपाइंस में नारियल और गन्ना, नारियल और गन्ना, यह भी जो है कि क्या है? रोपण कृषि है। तो ये स्पेन ने शुरू किया था और अमेरिका ने शुरू किया था। स्पेन और अमेरिका, इन दो देशों ने मिलकर इस फसल का जो है कि उपयोग किया था। इसी तरह इंडोनेशिया में भी गन्ना का विकास हुआ था, हॉलैंड के द्वारा, डच के द्वारा। उसके अलावा तो ये आपने देखा जो है रोपण। अब समझिए, सवाल क्वेश्चन आ सकता है इस पर, रोपण कृषि किसे कहते हैं? तब बस सीधा फंडा समझ लीजिए, याद कर लीजिए, कॉपी कलम निकाल के लिखिए हमारी बात, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। रोपण कृषि का मतलब वैसी कृषि जो बहुत अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, बहुत अधिक पूंजी और बहुत सारे संसाधनों के संचय करने से बड़े पैमाने पर की गई खेती, व्यावसायिक और व्यापारिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई खेती को ही हम रोपण कृषि कहते हैं। जैसे गन्ना, चाय, कॉफ़ी, अनानास, कोको, रबड़, कपास, है ना, ये सारी फसलें रोपण कृषि है। ये यूरोपीय ने शुरू की थी। रोपण कृषि को क्या क्या जरूरी है? तो बड़ा भूभाग चाहिए, अच्छा तकनीक चाहिए, बहुत अधिक पूंजी चाहिए, यंत्रीकरण अच्छा चाहिए। उसके अलावा तब जाकर के खेती बहुत अच्छा होगा। फ्रांस ने सबसे पहले अफ्रीका में कोको का विकास किया था। चाय की खेती ब्रिटेन ने सबसे पहले भारत और श्रीलंका में शुरू की थी। मलेशिया में ब्रिटेन ने रबड़ की खेती सबसे पहले शुरू की थी। नारियल और गन्ना का विकास स्पेन और अमेरिका वासियों ने नारियल और गन्ना का जो है खेती शुरू किया था सर्वप्रथम। तो ये सब जो है रोपण कृषि है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करें और इसे आप लिख लें। फिर हम मिटाते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको उम्मीद है सारी चीज़ें एक एक करके सब समझ में आ रही होंगी। अब अपना एप्लीकेशन आ गया है और अभी आप जो है हमारा वीडियो ये एप्लीकेशन पर देख रहे हैं। पढ़ते वक्त कुछ ऐसी दिक्कतें हो, कुछ ऐसी समस्याएं हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चाहे तो फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा सकते हैं कि एप्लीकेशन पर इस तरह की पढ़ाई हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। विस्तृत का मतलब तो बहुत बड़ा, वाणिज्यिक का मतलब होता है वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से किया गया खेती। और अनाज को ध्यान में रख के मैंने फसलों को मतलब फल का मैंने सब्जियों का उत्पादन न करके अनाजों का उत्पादन किया जाए, वैसे कृषि। मतलब इसमें जो है निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, और है वाणिज्यिक कृषि जो है रोपण कृषि, दोनों को जोड़ दिया जाए तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि हो जाता है। तो ये जो है कि ज़्यादातर क्षेत्रों में होता है। इसमें मक्का, जौ, राई इत्यादि बोया जाता है। इसका बहुत बड़ा खेत होना चाहिए, बड़ा आकार पर, ताकि निर्वाह कृषि भी हो सके और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी हम लाभ कमा सकते हैं। तो ऐसे कृषि को हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक और विस्तृत कृषि कहते हैं। ये ज़्यादातर यूरेशिया, स्टेपीज़, है ना, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी क्षेत्रों के जो है कि मैदानी भागों में ज़्यादातर ऐसी कृषि की जाती है। चलिए, अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है मिश्रित कृषि। यहाँ हम लिख देते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिश्रित कृषि को ही हम बहुफसली कृषि कहते हैं। चाहे बहुत सारी कृषि, मतलब मिश्रित का मतलब होता है मिक्स एग्रीकल्चर। जैसे मान लेते हैं एक समय में जब एक खेत में एक से अधिक फसलों को हम उगाते हैं तो वैसे कृषि को हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। आप देखे होइएगा ज़्यादातर अपने गांव में, अपने खेतों के अगल बगल या स्वयं आपके खेतों में भी ऐसा होता होगा कि एक ही समय में जब गेहूं का फसल बोया जाता है तो उसमें सरसों के भी फसल लगा दिए जाते हैं, या सरसों के खेत में मसूरी, तोरी, राई इत्यादि की भी खेती की जाती है। तो ऐसे फसलों को हम, ऐसे कृषि को हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारा इत्यादि वगैरह रोप दिया जाता है। ये जो है कि अमेरिका, यूरेशिया और कुछ भागों में होते हैं, और भी कुछ अलग अलग
पार्टों में, अलग अलग देशों में भी ऐसा कृषि किया जाता है, मिश्रित कृषि। और आज के डेट में मिश्रित कृषि ही सबसे अच्छी कृषि के नाम से जाना जा रहा है। और क्योंकि कम समय में अब मान लेते हैं एक खेत में हम जितना दूर में अगर एक फसल उपजाते हैं उसके उतना ही ज़मीन से हम इसके दुगुना दूसरा तीसरा फसल भी उगा ले तो इससे हमें फ़ायदे ही होंगे। समय भी कम में लगा, लागत भी कम लगा, लेकिन उत्पादन हमसे 2 गुना या 3 गुना मिल गया। तो ये मिश्रित कृषि खेती हमारे विकास में सहायक है, अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है, किसानों के हित में है और फसलों के लिए लाभदायक है। ठीक है, खेतों के लिए भी लाभदायक है। मिश्रित कृषि करने से क्या होता है कि एक ही प्रकार का जब मतलब फसल जब ज़मीन में हम बोते हैं तो एक ख़ास प्रकार का जो है कि पोषक तत्व से प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन जब हम बहुत सारे फसलों को एक साथ बो देते हैं तो उससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की मतलब फसलों को प्राप्त होता है, जिससे मिट्टी में किसी एक प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। और एक फसल दूसरा पोषक तत्व लेता है तो कोई और पोषक तत्व पृथ्वी मतलब भूमि में मिट्टी के लिए छोड़ देता है। जैसे राइजोबियम जीवाणु आप लोग देखते होइएगा, दलहन पौधों के गांठ में पाया जाता है। ये प्रोटीन जो है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके जो है कि प्रोटीन बना लेता है, लेकिन मिट्टी को उर्वरा शक्ति भी बढ़ाने में मददगार करता है। उसका जो जड़ उसी में काट के छोड़ दिया जाता है, जो सड़ गड़ के मिट्टी में और नाइट्रोजन बढ़ा देता है। तो ये जो है मिश्रित कृषि का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब हम लोग आगे की क्लास में और भी विशेष बात जानेंगे। आज के लिए इतना ही क्लास रहने दिया जाए, अगले क्लास में फिर इससे आगे का क्लास हम देखेंगे। ये जो प्राथमिक क्रिया हैं इसमें 3 टॉपिक हमने बनाया। पहला पशुपालन, जो कि पिछले क्लास में आपने देखा। कृषि के बारे में जो कुछ टॉपिक आज क्लियर हो सका ये देखा। अब अगले क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे, जैसे कुछ टॉपिक शेष रह गए हैं, जैसे डेयरी कृषि के बारे में है, डेयरी मतलब दूध के बारे में, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, ठीक है। उसके बाद में जो है सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, खनन क्या है। एक दिन का और क्लास रह गया है, एक और वीडियो आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी जब समाप्त हो जाएगा तो हम दूसरा शुरू करेंगे विषय, फिर तीसरा विषय, इस तरह करके। जैसे अभी ऑफलाइन क्लास में क्या होता था, संडे को तो छुट्टी रहता था, मंडे को हिस्ट्री पढ़ाई होती थी, मंडे ट्यूसडे को पोल साइंस पढ़ाई होता था, समझ लीजिए, वेडनेसडे को ज्योग्राफी पढ़ाई होता था, वेडनेसडे थर्सडे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई होता था, थर्सडे फ्राइडे को हिस्ट्री ही पढ़ाई होती थी, सैटरडे को जो है कि साइकोलॉजी पढ़ाई होता था। तो मान लेते हैं आज जो है कि संडे है, तो संडे को तो इसमें कोई रूटीन नहीं है, लेकिन संडे को हम क्लास ले रहे हैं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट लेना ही होगा। अच्छा, मान लेते हैं मंडे को हम हिस्ट्री पढ़ा दें, फिर ट्यूसडे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए, फिर वेडनेसडे को ज्योग्राफी, तो क्या होगा, कहाँ हमने शुरू किया था, कहाँ ख़त्म किया था, कहाँ से शुरू करना है, ये बहुत लोचा वाला स्थिति हो जाएगा। इससे हमने एक तरकीब निकाला है, ये ऑफलाइन में ऐसा चलता है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा हम लोग मोड बदले हैं। ऑनलाइन में क्या होगा, जैसे हिस्ट्री का पार्ट 6 हम पढ़े थे, भक्ति सूफी परंपरा, आप लोग ने टीच मी टैब पर पढ़ा होगा। तो हिस्ट्री का पार्ट 6 पूरा कंप्लीट पढ़ाई हो गया। तब पर डे वही लगातार चला, 2-4 दिन 5 दिन चला होगा। जब पूरी तरह समाप्त हो गया तो पॉलिटिकल साइंस हमने शुरू किया। पॉलिटिकल साइंस में सतह का वैकल्पिक केंद्र जो है पार्ट 4 हमने पढ़ाया था, 2 दिन 3 दिन उसका भी क्लास चला। जब वो पूरी तरह समाप्त हो गया तब जो है तीसरा आज जो है कल जो है मतलब ज्योग्राफी का अभी हम चला रहे हैं। अभी ज्योग्राफी का पिछला एक वीडियो देखे, अभी ये दूसरा वीडियो है, फिर एक और तीसरा वीडियो देखेंगे तो ये ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर कंप्लीट होगा पूरी तरह, प्राथमिक क्रियाएं। ओके, तो ये 5वां चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जब हो जाएगा तो फिर हम साइकोलॉजी शुरू करेंगे। फिर साइकोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो लगातार 1 2 3 4 5 मतलब जय दिन तक चलता रहे, उतना दिन तक साइकोलॉजी का चैप्टर पढ़ा करके पूरी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में फिर इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर पढ़ा के ख़त्म करें,
ठीक है। इकोनॉमिक्स का नहीं, ये जो मेन बैच है इसमें ज़्यादातर ये पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स का हिंदी का भी बैच बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। ऐप तो अपना बन गया है, ऐप पर आप क्लास ले भी रहे हैं और इसी ऐप पर इकोनॉमिक्स का क्लास बहुत शुरू होगा, जिसके नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत जल्दी मिल जाएगा। हिंदी का भी बैच शुरू होगा, धीरे धीरे सभी बैच शुरू हो जाएंगे और आपको सभी वीडियोज मिलते रहेंगे। ठीक है। और भी जो छात्र छात्राएँ, आपके भाई बंधु, सगे संबंधी, आपके रिलेटिव, पड़ोसी, आपके दोस्त, जो भी लोग हैं, उन्हें ज़रूर यह बताएं कि शर्मा आर्ट्स क्लासेज अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपना खुद का बनाया हुआ एप्लीकेशन जो है, अपना खुद का इंस्टीट्यूट का पर्सनल एप्लीकेशन पर पढ़ाई हो रहा है। ऑनलाइन क्लास लॉकडाउन लंबा चले या शॉर्ट चले, उससे हमको लेना देना नहीं है। ऑनलाइन क्लास का हमने एक बेस हमने शुरू कर दिया है। जो भी छात्र छात्राएं हमसे जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए इस नंबर पर 82 106 79 022 95 049 88 617 पर फ़ोन करेंगे। हम उनको सारा चीज़ बता देंगे कैसे क्या करना है। बस इस ऑनलाइन क्लास जुड़ने के लिए बहुत सिंपल है। करना ये है कि सीधा जो है कि बच्चा का नाम और उसका मोबाइल नंबर हम एप्लीकेशन में जोड़ देंगे। जैसे जोड़ें, जिस 11 में हो, 12 में हो, जिस बैच में हो उस बैच में जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे वैसे उस बच्चा को मैसेज एक जाएगा। उस मैसेज में क्या क्या जाएगा, तो इस ऐप का पहला लिंक जाएगा, दूसरा उसको यूज़र आईडी जाएगा और पासवर्ड जाएगा। बच्चा इस ऐप को डाउनलोड प्ले स्टोर से कर लेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड जो मिला है उसको जो है, यूज़र आईडी क्या रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा। यूज़र आईडी खुद का मोबाइल नंबर रहता है और जो पासवर्ड रहता है, पासवर्ड वह आपका 4 अंक का पासवर्ड हम जो बनाएंगे या सिस्टम जो बनाएगा वो रहेगा आपके मोबाइल पर मैसेज। जैसे आपका सिलेक्शन होगा ऐप में पढ़ने के लिए, वैसे ही पासवर्ड और यूज़र आईडी आपको मिल जाएगा। आप इस ऐप को खोलेंगे तो आपसे 2 ही चीज़ मांगेगा। क्या मांगेगा, पहला मोबाइल मतलब यूज़र आईडी मांगेगा, दूसरा पासवर्ड मांगेगा। यूज़र आईडी डाल देंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड जैसे ही डाल देंगे, ओके करेंगे, आप 11 में हैं तो 11 का बैच दिखने लगेगा, 12th में है 12th का बैच दिखने, बीए में है बीए का बैच दिखने लगे। जिस बैच में आपका एडमिशन हुआ है, आप जिस क्लास के छात्र हैं उस क्लास में आपको जोड़ दिया जाएगा। आपको वहाँ लाइव क्लासेस दिखेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दिखेगा, स्टडी मटेरियल दिखेगा, असाइनमेंट दिखेगा, जो भी आपको ज़रूरी है सब उस बैच में दिखता रहेगा। जो भी नोटिफिकेशन है, क्लास शेड्यूल है, लाइव सब का आपको मैसेज मिलता रहेगा। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर लॉगिन करने में, क्लास ज्वाइन करने में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमको फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके लिए तत्क्षण तैयार मिलेंगे और आपकी जो है समस्या को तुरंत और एकदम यथाशीघ्र रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए अब इतना ही कहकर हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद छात्रों।